हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.के. मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आइडियल सॉल्यूशन की, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है। तो देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी कंडीशन आइडियल सॉल्यूशन की है और कौन सी नहीं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है या कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आइडियल सॉल्यूशन के हैं और कौन से नहीं है। तो आपको कुछ नहीं, केवल 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है डेल एच मिक्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है? डेल एच मिक्स इक्वल्स टू 0 का मतलब ये है, देखिए सॉल्यूशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। 2 कंपोनेंट होते हैं, एक ए और एक बी, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो मैंने क्या कहा, सॉल्यूशन जो है वो किससे मिलके बन रहा है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन जो है किससे मिलके बन रहा है, 2 कंपोनेंट से, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। मैंने आपसे कहा था सॉल्यूट कौन होता है, जो कम मात्रा में होता है, और सॉल्वेंट कौन होता है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है। तो यहाँ पर इनकी फिजिकल स्टेट अलग अलग हो सकती है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, कितने प्रकार के सॉल्यूशन बन सकते हैं। इसलिए जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा, सॉल्यूशन जो है किससे मिलकर बन रहा है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। अब डेल एच मिक्स का क्या मतलब है, डेल एच मिक्स इक्वल्स टू 0 का मतलब ये है कि मान लीजिए सॉल्यूट की हीट जो थी, मैंने कहा ये कंपोनेंट ए है तो ये हो गया एच ए, और सॉल्यूट जो सॉल्वेंट है उसकी हीट क्या थी, एच बी। तो हमने क्या कहा कि जब ये अलग अलग थे, अलग अलग मतलब सॉल्यूट अलग है और सॉल्वेंट अलग है, तो हमने क्या कहा, सॉल्यूट की हीट जो है एच ए है और सॉल्वेंट की जो हीट है एच बी है। अब जब आपने सॉल्यूशन बनाया, क्या बनाया, सॉल्यूशन, तो अगर सॉल्यूशन की जो हीट आ रही है, जैसे मैंने कहा सॉल्यूशन की हीट को मैंने कह दिया एच एस मान लो, तो सॉल्यूशन की जो हीट है अगर इन दोनों के सम के बराबर है, किसके बराबर है, एच ए प्लस एच बी के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने कंपोनेंट अलग अलग रख रखे थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो उनकी हीट क्या थी, एच ए मैंने कह दिया सॉल्यूट की, एच बी मैंने कह दिया सॉल्वेंट की। तो जब आपने उन दोनों को मिक्स किया तो हीट में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन की हीट है, दोनों की जो सेपरेट हीट थी उसके सम के बराबर आ रही है। इसका मतलब सॉल्यूशन जब आपने बनाया, जब डिसोल्यूशन करा सॉल्यूट का सॉल्वेंट में, तो हीट चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके डेल एच है, डेल एच मिक्स का मतलब मिक्स करने पर हीट में चेंज। डेल एच मिक्स का मतलब क्या है कि 2 कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब आप मिक्स कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, तो वहां पर हीट में चेंज क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब क्या है, हीट जो है ना तो एब्जॉर्ब हो रही है, हीट जो है ना तो एब्जॉर्ब हो रही है और ना ही इवॉल्व हो रही है, या आप कह सकते हो एमिट। मतलब ऊष्मा का जो है ना तो अवशोषण हो रहा है ना ही उत्सर्जन हो रहा है। मतलब आप जब सॉल्यूशन बना रहे हो तो उसकी हीट में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो आप जब 2 कंपोनेंट मिक्स कर रहे हो तो हीट जो है वो सेम है, मतलब जो दोनों की सेपरेट थी वही क्या है, सम के बराबर है। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो आइडियल सॉल्यूशन है। और अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, जैसे मान लीजिए डेल एच मिक्स 0 नहीं आ रहा, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, तो वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन नहीं है। तो ये हमने बात करी फर्स्ट कंडीशन की। सेकंड कंडीशन की बात करें तो देखिए, सेकंड कंडीशन जो है, यहां लिख देता हूं, सेकंड कंडीशन है डेल वी मिक्स की। सेकंड कंडीशन क्या है, डेल वी मिक्स इक्वल्स टू 0। अब डेल वी मिक्स इक्वल्स टू 0 का सिंपल सा मतलब यह है कि 2 कंपोनेंट है, दोनों के अलग अलग वॉल्यूम है। तो जब आप उन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उन दोनों के सेपरेट वॉल्यूम के सम के बराबर आ रहा है। मतलब उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, डेल वी मिक्स का मतलब नो चेंज इन वॉल्यूम। मतलब जब आप सॉल्यूशन बना रहे हो या जब आप डिसोल्यूशन कर रहे हो तो उसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब आपने क्या कहा कि 2 कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन में, ए और बी। अब आप चाहो सॉल्यूट सॉल्वेंट कहो, मैंने क्या कह दिया, ए और
बी। अब देखिए सॉल्यूशन का मतलब ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो अब आपने क्या कहा, दो कंपोनेंट है ए और बी, दोनों कंपोनेंट लिक्विड लिक्विड भी हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग कंडीशन है। तो हमने क्या कहा कि जो दो कंपोनेंट है ए और बी, तो ए का जो वॉल्यूम है मैंने कहा वी ए है और बी का जो वॉल्यूम है मैंने कहा वी बी है। तो अगर जब मैं दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहा हूँ और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है कैपिटल वी कह दिया मैंने, एस लिख देता हूँ सॉल्यूशन के लिए, तो अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है दोनों के सम के बराबर आ रहा है, मतलब वी ए प्लस वी बी इसके बराबर आ रहा है, ना तो कम आ रहा है ना ज़्यादा आ रहा है। तो अगर बराबर आ रहा है मतलब ये क्या हुआ कि दो कंपोनेंट का जो अलग अलग वॉल्यूम था उनको जब आपने ऐड किया तो जो टोटल वॉल्यूम आ रहा है वो उतना ही आ रहा है जितना सेपरेट को ऐड करने पे आना चाहिए था, मतलब मिक्स करने पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। तो वहाँ पर आपके क्या आएगा, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा दोनों के सेपरेट वॉल्यूम के सम के बराबर आएगा। वहाँ पर आप उस कंडीशन में कह सकते हो कि मिक्स करने पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, तो वहाँ पर आप क्या कहोगे, डेल वी मिक्स इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या कहा, नो चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन बनाने के दौरान वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। तो देखिए ये हमने बात करी दो कंडीशन की। दो कंडीशन क्या कि आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है कि डेल एच मिक्स 0 होना चाहिए, मतलब जब आप सॉल्यूशन बना रहे हो तो वहाँ पर हीट चेंज नहीं होना चाहिए, ना तो हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए ना हीट इवॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा हमने कहा डेल वी मिक्स 0 होना चाहिए, इसका मतलब जब आप दोनों को मिला रहे हो तो उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये दो कंडीशन थी। अब देखिए तीसरी और आखिरी कंडीशन जो है आइडियल सॉल्यूशन की, वो क्या है कि जो सॉल्यूशन है वो अपनी कंसंट्रेशन की पूरी रेंज, मतलब होल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर क्या करना चाहिए, राउल्ट लॉ को फॉलो करना चाहिए। मतलब क्या हम कहें कि जो सॉल्यूशन है वो अगर राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है ओवर होल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो आइडियल सॉल्यूशन है। तो हमारी तीन कंडीशन क्या हो गई, डेल एच मिक्स 0 होना चाहिए, डेल वी मिक्स 0 होना चाहिए, और तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए ओवर होल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये तीन ही कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन की। बाकी जो भी कंडीशन है वो आइडियल सॉल्यूशन की कंपलसरी कंडीशन नहीं है, बाकी कंडीशन मतलब इंपॉर्टेंस नहीं रखती। ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए ये तो आपने याद कर लिया कि कंडीशन क्या है कि अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए ओवर होल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। लेकिन राउल्ट्स लॉ होता क्या है, तो देखिए राउल्ट्स लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की। किसकी बात करते हैं, वेपर प्रेशर, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो वाष्प दाब, जिसको आप हिंदी में क्या कह सकते हो, वाष्प दाब। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, हिंदी में कह रहे हैं वाष्प दाब। वेपर प्रेशर का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, ये मैंने कहा इसमें लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, लिक्विड भी कौन सा, वॉलेटाइल लिक्विड है। वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब है वाष्पशील द्रव। वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या है, वाष्पशील द्रव। तो राउल्ट लॉ को समझने से पहले मैंने आपको क्या कहा कि वेपर प्रेशर आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा कोई लिक्विड है जिसको हमने कहा वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब वाष्पशील द्रव। वाष्पशील द्रव का मतलब जो आसानी से वाष्प बना ले, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप इसको कंटेनर में रखोगे, बंद कंटेनर में, तो ये लिक्विड है। अब होता क्या है कि जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है वहाँ पर उसकी वेपर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, वेपर। तो ये तो हो गई लिक्विड फेस, ये क्या हो गई, लिक्विड फेस, और ये हो गई उसकी वेपर, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, वाष्प। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर कोई लिक्विड है क्लोज कंटेनर में तो वहाँ पर, और वॉलेटाइल लिक्विड है, तो क्या होगा कि एक साम्य स्थापित रहेगा। क्या रहेगा, साम्य स्थापित। ये लिक्विड फेज है और ये वेपर फेज है। तो होता क्या है कि जो वेपर है, जो वाष्प है, वो क्या करती है, लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर लगाती है। क्या लगाती है, दाब लगाती है। तो जो लिक्विड की सतह पर जो दाब लगता है, किसके द्वारा, वेपर के द्वारा, वाष्प के द्वारा, उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। तो देखिए बहुत ही सिंपल है कि लिक्विड और वेपर क्या है, साम्य में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो वहाँ पर जो वेपर है लिक्विड की, वो क्या कर रही है, लिक्विड की सतह पर या लिक्विड की सरफेस पर क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है, दाब लगा रही है। उसी को हम क्या कह रहे हैं, वेपर प्रेशर, या हिंदी में क्या कह रहे हैं, वाष्प दाब। अब यहाँ पर वेपर प्रेशर एक चीज़ को बताता है, किसको बताता है, एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केपिंग टेंडेंसी। अब ये एस्केपिंग टेंडेंसी का क्या मतलब है, तो देखिए एस्केप का मतलब हम इसको कह सकते हैं दूर चले जाना।
या जो प्रभाव क्षेत्र है वहाँ से निकल जाना, या हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि भाग जाना। तो यहाँ पर एस्केपिंग टेंडेंसी को कैसे बता रही है वेपर प्रेशर, वो हम अगर समझें तो इसको आप ऐसे समझो कि लिक्विड है, क्या है, लिक्विड। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कोई ना कोई एनर्जी है, तो अगर उनकी एनर्जी कम है तो वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है, लिक्विड फेज में। लेकिन अगर उनकी एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो वो क्या होंगे, दूर दूर चल जाएंगे, और दूर दूर चले जाएंगे तो क्या बनाएंगे, वेपर। क्या बनाएंगे, वेपर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल जो है ज़्यादा दूर दूर जाएंगे, और ज़्यादा दूर दूर जाएंगे तो ज़्यादा वेपर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अगर एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा है तो जो वेपर बन रही है वो भी क्या बनेगी, ज़्यादा। इसका मतलब कुछ लिक्विड जो है कम वेपर बना रहे हैं, कुछ लिक्विड ज़्यादा वेपर बना रहे हैं सेम कंडीशन में। तो जिसमें एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा उसमें वेपर ज़्यादा बनेगी। तो हमने क्या कहा कि अगर एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा है तो वेपर ज़्यादा है। अब आप ऐसे समझो कि भाई वेपर बहुत कम है तो उसका प्रेशर भी कम लगेगा, और अगर वेपर बहुत ज़्यादा होगी तो उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो वेपर ज़्यादा होगी, वेपर ज़्यादा होगी तो जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात समझ आई। अब यहाँ पर हमने केवल एक कंपोनेंट की बात करी। जैसे मैंने क्या कहा कि कोई लिक्विड है जिसको मैंने कहा ए, ये मैंने उसकी बात करी, तो उसका जो वेपर प्रेशर है मैंने कहा मान लो सपोज पी ए, मैंने क्या कहा, पी ए। अब ऐसे ही मैं अगर दूसरे लिक्विड की बात करता तो मैं क्या कह देता कि भाई दूसरा लिक्विड है बी, वो भी क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड है, वो भी क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड है। तो मैंने कहा ए जो है वो भी वॉलेटाइल लिक्विड है, उसका जो प्रेशर है वो क्या है, पी ए। अब जो बी है वो भी वॉलेटाइल लिक्विड है, उसका प्रेशर मैंने क्या कहा, बी, पी बी। अब यहाँ पर मैं इसमें एक चीज़ और करता हूँ, नॉट लगा देता हूँ, पी नॉट ए, ठीक है, कहीं भी आप लगा सकते हो। ये आपको बता रहा है कि ये पी नॉट ए का मतलब क्या है, जब अकेला ए कंपोनेंट है, मतलब जब अकेला सॉल्यूशन ए है, या सॉरी अकेला ए है, सॉल्यूशन नहीं कह सकते, सॉल्वेंट है, तो वहाँ पर ये पी नॉट ए इसका प्रेशर है। प्योर फॉर्म में जो प्रेशर है इसका, वेपर प्रेशर, वो पी नॉट ए। इसके बाद मैंने कहा बी कंपोनेंट है, वो भी जब प्योर फॉर्म में है तो उसका जो वेपर प्रेशर है मैंने क्या कहा, पी नॉट बी है। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं राउल्ट लॉ की। अब राउल्ट लॉ क्या कह रहा है कि आपने बनाया सॉल्यूशन, आपने क्या बनाया, सॉल्यूशन। अब ऐसे समझिए कि जब सेपरेट थे तो एक था ए कंपोनेंट, एक था बी कंपोनेंट। ए का जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए है, और बी का जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है वो पी नॉट बी है। अब आपने क्या कहा कि हमने सॉल्यूशन बनाया है, क्या बनाया है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किससे बनाया, ए और बी को मिक्स करके। अब मान लीजिए ए और बी दोनों ही क्या हैं, वॉलेटाइल लिक्विड है, दोनों ही क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड है। तो अब आपने दो कंपोनेंट ए और बी को मिक्स करा और क्या बना दिया, सॉल्यूशन। अब राउल्ट लॉ क्या कह रहा है, अब राउल्ट लॉ क्या कह रहा है, मान लीजिए कि सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है वो P है, सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है वो क्या है, P है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट है A और B। अब यहाँ पर उनका जो वेपर प्रेशर है वो P नॉट A तो नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि P नॉट A कब था, जब अकेला A कंपोनेंट था प्योर फॉर्म में, तो उसका वेपर प्रेशर था P नॉट A। और P नॉट B कब था, जब प्योर फॉर्म में B था। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा, दोनों को मिक्स। तो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है वो मैं लिख देता हूँ एक बार। वो फॉर्मूला क्या है, P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब निकला कि जब मैं बात कर रहा हूँ सॉल्यूशन में A के प्रेशर की, देखिए P नॉट A तो क्या है, जब वो प्योर फॉर्म में है तब का प्रेशर है, लेकिन अब यहाँ पर सॉल्यूशन है, प्योर फॉर्म में तो है नहीं। तो मैंने कहा दो लिक्विड का सॉल्यूशन है, दो लिक्विड हैं ए और बी, और ए लिक्विड जो है उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, तो उसको मैंने कहा पी ए। तो यहाँ पर क्या कहता है राउल्ट लॉ कि जो आपके पी ए का वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में, वो किसके बराबर होगा कि उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना है मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन। उसका जो मोल फ्रैक्शन है, जो मोल भिन्न है, उससे आप उसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली जो बी कंपोनेंट है पी बी, उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, तो हमने क्या कहा कि पी बी जो प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर है पी नॉट बी, उसको क्या करो आप उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर राउल्ट लॉ जो है वो सीधा सीधा फॉर्मूला आता है ये,
ठीक है, पहले आप ऐसे सेपरेट दिखा सकते हैं। तो हमने क्या कहा, राउल्ट लॉ क्या कहता है कि जब आप सॉल्यूशन बना रहे हो तो वहाँ पर एक सॉल्वेंट का या एक लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो वो किसके बराबर होगा, उसके प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर था, प्योर जब मतलब वो प्योर फॉर्म में था तो उसका जो वेपर प्रेशर था वो मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, उसके मोल भिन्न से आप उसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। और ऐसे जितने कंपोनेंट हैं उन सबको आप सेम प्रोसीजर से उसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो और उसको फिर ऐड कर दो। तो हमने क्या कहा कि एक कंपोनेंट का जो आपके वेपर प्रेशर आ रहा है सॉल्यूशन में वो कितना आ रहा है, प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर था P0A और उसका मोल फ्रैक्शन आपने मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली बी की अगर बात करें तो बी का प्रेशर कितना आ रहा है, PB। अब आपने क्या करा, उसका प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर था P0B उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, उसके मोल फ्रैक्शन से। अब ये दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर आ गए PA और PB, तो जो टोटल आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये आपके राउल्ट लॉ है। ये क्या है, राउल्ट लॉ। तो राउल्ट लॉ क्या है कि आपके ये रिजल्ट आ गया, ये राउल्ट लॉ है। तो यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन अगर है तो वो क्या करता है, राउल्ट लॉ को फॉलो करता है। और अगर कोई सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम इसको ग्राफ से बात करें, हम इसको अगर एक ग्राफ है उससे बात करें तो देखिए ग्राफ किस हिसाब से आता है, एक ग्राफ आता है कॉमनली, एग्जाम में तो नहीं पूछते लेकिन ग्राफ आपको एक आइडिया हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ये आपके कंडीशन है, ठीक है, ये मैंने कहा कंपोनेंट ए है यहाँ पर प्योर फॉर्म में और ये मैंने कहा कंपोनेंट क्या है, बी। तो इस पोजीशन पर जो आपके ए का मोल फ्रैक्शन होगा, मैंने क्या कहा कि ये आपके मिक्स हो रहा है, जैसे ये आपके क्या है, ए और बी है। तो इस इधर अगर आप हैं इसका मतलब प्योर फॉर्म में ए की बी नहीं है, और अगर आप इधर हैं तो प्योर फॉर्म में बी की ए नहीं है, और बीच में दोनों क्या है, मिक्स है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, इस कंडीशन में जो ए का मोल फ्रैक्शन है वो 1 आ रहा है और बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो आ रहा है 0। क्यों, क्योंकि बी है ही नहीं। और अगर उस कंडीशन की बात करूँ तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या आ रहा है, 0, और बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना आ रहा है, 1। तो ये हमने क्या करा, अलग अलग कंपोजिशन की बात करी, क्योंकि अभी हम बार बार एक लाइन कह रहे थे कि राउल्ट लॉ फॉलो होना चाहिए ओवर होल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, तो उसको बताने के लिए हमने होल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन के लिए बात करी। अब यहाँ पर जो ग्राफ आता है वो कैसे आता है, एक तो लाइन मान लीजिए ऐसे आ रही है, ठीक है, एक लाइन ऐसे आ रही है, तो एक लाइन ऐसे आती है और एक लाइन आती है ऐसे। अब ये जो लाइन बनी है स्ट्रेट लाइन है ये। अब इन लाइनों का मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ये वाली, ये किसकी लाइन है, P की, ये किसकी लाइन है, P की। अब यहाँ पर ये जो P है ये टोटल प्रेशर है, क्या है, टोटल प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का। तो जो P है उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, PA प्लस PB। मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि ये पूरा लिखना थोड़ा जगह कम पड़ती। तो मैंने क्या कहा कि ये जो है ये सॉल्यूशन का प्रेशर है, ये वाली जो लाइन है किसको बता रही है, सॉल्यूशन के प्रेशर को, मतलब ए और दोनों का जो रिजल्टेंट प्रेशर है मिला के वो बता रहा है। तो हमने क्या कहा कि ये जो फॉर्मूला था, अब यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, PA, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, PB। तो मैंने कहा कि ये जो लाइन है ऊपर वाली ये किसको बता रही है, टोटल प्रेशर को, किसको बता रही है, टोटल प्रेशर को, जो कि किसके बराबर है, PA और PB के बराबर है। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो है ये वाली लाइन, ये जो प्रेशर है, यहाँ पर जो प्रेशर है 0 था। अब 0 क्यों था, क्योंकि B था ही नहीं। तो यहाँ पर ये लाइन किसकी है, PB की। तो PB जो है वो किसके बराबर है, P0B इंटू XB। तो ये वाली जो लाइन है वो किसको बता रही है, PB को बता रही है, जिसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा, P0B इंटू XB। और ये वाली जो लाइन है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम था बाद में कम हो रहा है, तो ये बता रही है A के प्रेशर को। तो मैंने कहा PA इक्वल्स टू P0A इंटू XA। तो ये आपके इसकी बात हो गई। तो हमने क्या कहा कि सेपरेट अगर हम बात करें एक कंपोनेंट की, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर A का जो प्रेशर है वो टोटल प्रेशर के बराबर आ रहा है। क्यों, क्योंकि B है ही नहीं। और जैसे जैसे आप A को कम कर रहे हो और B को बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पर A का मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और लास्ट में जाके क्या हो गया, 0। तो जब A का मोल फ्रैक्शन 0 हो गया तो P क्या हो गया, 0।
सेम कंडीशन बी के लिए है, यहाँ पर जो पी बी है वो मैक्सिमम था। अब देखिए ये जो प्रेशर है ये किसको बता रहा है, पी नॉट ए को, और ये जो कंडीशन है ये किसको बता रही है, पी नॉट बी को। मतलब जब ए प्योर फॉर्म में है तो उसका वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट ए, और बी जब प्योर फॉर्म में है उसका वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट बी। तो आपने क्या देखा कि ए का जो लाइन है वो ये वाली है, बी की लाइन जो है वो ये वाली है, और टोटल लाइन ये वाली है। अब यहाँ पर टोटल लाइन जो है, टोटल प्रेशर सेम नहीं आ रहा है। उसका कारण क्या है कि ए का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में अलग है और बी का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में अलग है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो ए कंपोनेंट है उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर बी के प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर से क्या है, ज़्यादा है। इसलिए टोटल प्रेशर ज़्यादा कब होगा, जब ए का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो ये हमने बात करी राउट लॉ की, ये हमने किसकी बात करी, राउट लॉ की। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि राउट लॉ क्या है। हमने क्या देखा, वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर हमने कहा राउट लॉ का मतलब क्या है कि अगर आप दो कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हो तो जो टोटल प्रेशर है वो क्या होगा, दोनों कंपोनेंट के प्रेशर के सम के बराबर होगा, और एक कंपोनेंट का जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, उसकी प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन। ये राउट लॉ है। तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है कि जो सॉल्यूशन है वो आइडियल है या नहीं। अभी जो है हमने तीन कंडीशन पढ़ी कि आइडियल सॉल्यूशन की तीन कंडीशन क्या क्या होती है। अब देखिए अगर सॉल्यूशन उन तीन कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो वो आइडियल सॉल्यूशन है, और अगर वो फॉलो नहीं कर रहा तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। अब यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो तरह के दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, और नॉन आइडियल भी दो तरह के हैं। वो देखिए सारे कंपैरिजन हम देखते हैं, और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ रखे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है कि आइडियल सॉल्यूशन जो है वो क्या कह रहा है, ओबे राउट लॉ एट एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। मैंने आपसे कहा था कि अगर एवरी रेंज कहो या होल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन कहो, तो अगर राउट लॉ को फॉलो कर रहा है तो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमने दो कंडीशन या दो में डिवाइड करा, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है विचलन, मतलब मेन जगह से विचलित हो जाना, डेविएट हो जाना। तो हमने क्या कहा था कि मेन जगह क्या है, राउट लॉ फॉलो करना चाहिए, तो आइडियल होता। अब अगर राउट लॉ फॉलो नहीं कर रहा तो दो तरह के डेविएशन है। पहला क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। अब इसमें क्या दे रखा है, डू नॉट ओबे राउट लॉ। यहाँ पर वो डिटेल नहीं दे रखी, नीचे आ जाएगी अभी। और नेगेटिव डेविएशन में भी क्या है, डू नॉट ओबे राउट लॉ। तो राउट लॉ को जो फॉलो कर रहा है वो आइडियल, और जो फॉलो नहीं कर रहा वो नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में भी दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डेल एच मिक्स इक्वल्स टू जीरो। तो यह भी हमने देख लिया था कि डेल एच मिक्स का मतलब क्या होता है कि जब आप दो कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो हीट चेंज नहीं होता। तो हमने क्या कहा, डेल एच मिक्स जीरो है। इसका मतलब क्या है, नाइदर हीट इज इवॉल्व्ड नॉर एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। तो जब आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, डिसोल्यूशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हीट चेंज नहीं होता, ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना हीट एमिट हो रही है, ठीक है। समझ में आई बात, ना तो इवॉल्व हो रही है ना ही एब्जॉर्ब हो रही है। इसके बाद अब बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि हीट चेंज नहीं है तो आइडियल होगा, और हीट चेंज है तो नॉन आइडियल होगा। अब हीट चेंज दो तरीके से हो सकता है, एब्जॉर्ब भी कर सकता है और इवॉल्व भी कर सकता है। तो देखिए पॉजिटिव डेविएशन में क्या दे रखा है कि डेल एच मिक्स जो है वो जीरो से ज़्यादा होता है। इसका क्या मतलब है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक को हिंदी में कहते हैं ऊष्मा शोषी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, हीट इज एब्जॉर्ब। इसका मतलब यह है कि जब आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है। क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसलिए एब्जॉर्ब मतलब जैसे मान लीजिए पहले हीट इतनी थी, अब एब्जॉर्ब होने के बाद हीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब हीट बढ़ जाएगी सॉल्यूशन की, तो हम क्या कहेंगे कि जो डेल एच मिक्स है वो क्या आ रहा है, जीरो से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको नाम क्या दिया, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन। देखिए ये एग्जाम में पूछ रखे हैं क्वेश्चन सारे के सारे कि डेल एच जीरो है तो उसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन कहेंगे। इस टाइप से पूछ रखे हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। हीट इज एब्जॉर्ब, इसमें क्या देगा, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। सेकंड वाले में हमने क्या देखा, नेगेटिव डेविएशन में, कि डेल एच मिक्स जो है जीरो से कम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन, ऊष्मा शेपी। देखिए एंडोथर्मिक होता है ऊष्मा शोषी और ये होता है ऊष्मा शेपी। तो यहाँ पर अपने क्या करा, जब दो कंपोनेंट मिला है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो हीट जो हो रही है वो आपके क्या हो रही है, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही थी, यहाँ लिबरेट हो रही है, ठीक है। तो डेल एच मिक्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि पहले जितनी थी उससे कुछ निकल गई, तो ओवरऑल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो डेल एच मिक्स क्या आ जाएगा, जीरो। हीट इज इवॉल्व, हीट निकल रही है। इसके बाद हमने देखा डेल वी मिक्स जो है,
डेल वी मिक्स 0 आ रहा है आइडियल में, इसका मतलब क्या है कि जो दोनों कंपोनेंट का वॉल्यूम जब आप ऐड करोगे वो किसके बराबर आ रहा है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम। तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो दोनों कंपोनेंट के वॉल्यूम के सम के बराबर आ रहा है। इसके बाद हमने देखा पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या है, डेल वी मिक्स आता है 0 से ज़्यादा। इसका मतलब जब आप सॉल्यूशन बना रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आपने क्या कहा कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है दोनों कंपोनेंट के वॉल्यूम के सम से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। फिर यहाँ हमने कहा नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में डेल वी मिक्स क्या है, 0। इसका मतलब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है दोनों कंपोनेंट के वॉल्यूम से क्या आ रहा है, सम से कम आ रहा है। इसको आप ऐसे समझो कि एक 100 ml है, दूसरा भी 100 ml है। तो अगर अब मैं सिंपल दोनों को ऐड करूं और अगर 200 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाए तो आइडियल है। 200 की जगह 198 आ जाए तो ये वाला है नेगेटिव डेविएशन, और 200 की जगह 202 आ जाए तो क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। तो देखिए ये 3 हमने देख लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके राउल्ट लॉ जो है वो हम यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ तो सिंपल लिख दिया था कि ये राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है और ये दोनों नहीं कर रहे हैं। अब मेन बात क्या है कि यहाँ राउल्ट लॉ क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो मैंने अभी आपसे राउल्ट लॉ डिस्कस किया था कि जो प्रेशर होता है वो दोनों कंपोनेंट के प्रेशर के बराबर होता है सॉल्यूशन में जो है, और दोनों कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन में प्रेशर है वो हम कैसे बताते हैं कि अगर एक कंपोनेंट का जो प्रेशर है वो हमने क्या कहा कि उसका प्योर में प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन, और बी कंपोनेंट का भी हमने क्या कहा उसका प्योर फॉर्म में प्रेशर और वेपर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपके हो गया। तो हमने क्या कहा कि पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स है, मतलब प्योर फॉर्म में प्रेशर और मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई है, सेम हमने कह दिया। और हमने ओवरऑल क्या कहा कि जो पी है वो पी ए और पी बी के बराबर है, और पी ए पी बी हमने कह दिया ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। अब मेन बात आती है पॉजिटिव डेविएशन की। तो पॉजिटिव डेविएशन में राउल्ट लॉ फॉलो नहीं हो रहा। अब राउल्ट लॉ फॉलो नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि जो P है वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स सी के बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो प्रेशर आ रहा है सॉल्यूशन का वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब जो हमने राउल्ट लॉ में एक्सपेक्ट किया था प्रेशर, उससे प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। अब कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो सॉल्यूशन आ रहा है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ रहा है। अब ज़्यादा क्यों आ रहा है कि जो ए कंपोनेंट का प्रेशर था जो हमने यहाँ देखा था अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, वो क्या था, पी नॉट ए एक्स ए के बराबर आना चाहिए था, जबकि ये ज़्यादा आ रहा है। क्या ज़्यादा आ रहा है कि पी ए जो है वो ज़्यादा आ रहा है किससे, पी नॉट ए एक्स ए से। सिमिलरली पी बी जो है वो ज़्यादा आ रहा है किससे, पी नॉट बी और एक्स बी से। तो यहाँ पर पी ए और पी बी इनसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो पी ए प्लस पी बी आ रहा है वो क्या आ रहा है, पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी से ज़्यादा आ रहा है। हालांकि यहाँ पर भी आप पी ए और पी बी को आप पी कहोगे, किसको कहोगे कि जो पी ए पी ए प्लस जो P है वो पी ए प्लस पी बी है। यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि जो P है वो पी ए प्लस पी बी है, लेकिन यहाँ पर जो P है जिसको हम कह रहे हैं पी ए प्लस पी बी, वो किससे ज़्यादा आ रहा है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से ज़्यादा आ रहा है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन को बता रहा है। अब यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो जो सॉल्यूशन का प्रेशर आ रहा है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। नेगेटिव डेविएशन का मतलब जो प्रेशर आ रहा है सॉल्यूशन का वो कम आ रहा है। एक्सपेक्टेशन क्या थी, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ किसके बराबर आना चाहिए, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। कम आने का कारण क्या है कि जो पी ए है वो कितना आना चाहिए था, पी नॉट ए एक्स ए, लेकिन उससे कम आ रहा है। और पी बी जो है वो पी नॉट बी एक्स बी आना चाहिए, लेकिन उससे क्या आ रहा है, कम। अब यहाँ पर ओवरऑल जो है पी ए प्लस पी बी ये एक्चुअल में किसके बराबर है, पी के बराबर है। ये एक्चुअल में किसके बराबर है, पी के बराबर है। यहाँ पर भी आप कह सकते हो ये एक्चुअल में किसके बराबर है, पी के बराबर है। तो जो पी है जिसको हम कह रहे हैं पी ए प्लस पी बी, वो क्या आ रहा है, किससे कम आ रहा है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से क्या आ रहा है, कम। अब मेन बात ये है कि ऐसा क्यों हुआ कि भाई यहाँ तो राउल्ट लॉ फॉलो हो रहा है, यहाँ राउल्ट लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। इसका अगर हम थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखें तो देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है ए बी और बी बी। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये दो मॉलिक्यूल हैं ए के, मतलब अभी मैं प्योर फॉर्म में बात कर रहा हूँ ए की, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि जो आपके वीक इंटरेक्शन फोर्सेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए ये दोनों ए के मॉलिक्यूल हैं, अब इसमें अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है, कम अट्रैक्शन फोर्स है मतलब ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो ये आसानी से क्या हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे। और आसानी से एस्केप हो जाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा।
उसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो मैंने कहा कि ये ए थे और इनका कोई अट्रैक्शन था और उस हिसाब से इनका वेपर प्रेशर आ रहा था। सेम मैंने कहा ये दो बी के मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों का अट्रैक्शन है और अट्रैक्शन के हिसाब से इनकी क्या आ रही है, एस्केपिंग टेंडेंसी आ रही है और इसका वेपर प्रेशर आ रहा है। ये तो हमने बात करी सेपरेट की। अब जब आप उसको मिक्स कर रहे हैं तो देखिए सेपरेट जब था तो हमने क्या कहा, ए का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन, ठीक है, ये दोनों लगभग बराबर है। मतलब ये ए का इंटरेक्शन हो गया, ये अलग बात हो गई, और ये बी का इंटरेक्शन हो गया, ये अलग बात हो गई। इन दोनों को मिक्स नहीं कर रहे। हमने क्या कहा, ए का इंटरेक्शन अलग चीज़ है, बी का इंटरेक्शन अलग चीज़ है। अब मेन बात ये है कि जब हमने सॉल्यूशन बना दिया तो वहाँ पर अब आपके क्या है, इंटरेक्शन तीन तरह के हो सकते हैं कि ए से भी इंटरेक्ट कर सकता है, ए बी से भी कर सकता है, और जो बी है वो बी से भी कर सकता है, और बी जो है वो ए से भी कर सकता है। अब मेन बात ये है कि ए का इंटरेक्शन हमने बात कर ली और बी के इंटरेक्शन की हमने बात कर ली। अब जब आप ए और बी लोगे, अब मैंने कहा ये ए है और ये बी है, तो अब इनके जो बीच का अट्रैक्शन फोर्स है वो ए के बराबर है, बी के बराबर है, या उससे ज़्यादा या कम है। तो अगर इन दोनों का अट्रैक्शन फोर्स बराबर है, किसके बराबर है, ए और ए के अट्रैक्शन फोर्स के और बी के अट्रैक्शन फोर्स के, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जितनी एस्केपिंग टेंडेंसी पहले थी उतनी ही क्या रहेगी, अभी रहेगी। और एस्केपिंग टेंडेंसी पहले और बाद में बराबर रहेगी, तो जो प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसलिए हमने क्या कहा कि यहाँ पर तीनों जो अट्रैक्शन फोर्स है बराबर है। मतलब अट्रैक्शन फोर्स चाहे ए और ए के बीच में हो वो भी बराबर है, बी और बी के बीच में हो वो भी बराबर है, और ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो भी क्या है, बराबर। इस वजह से प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा सॉल्यूशन के केस में। तो ये हमने कहा ये कंडीशन है। और एस्केपिंग टेंडेंसी मैंने यहाँ लिख दिया साथ में, क्या है, ए और बी के बराबर है। कब है, जब वो अलग थे तब बराबर थी, और सॉल्यूशन बनाने के बाद भी इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या है, बराबर। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की। इसको आप ऐसे समझ लो, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जो प्रेशर आ रहा है टोटल सॉल्यूशन का वो, या फिर हम कहें कि किसी एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन में, वो राउल्ट लॉग में जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हमने पॉजिटिव डेविएशन नाम दिया। तो हमने क्या कहा कि जो पी ए है वो ज़्यादा आ रहा है P0 एक्स ए से, और पी बी भी ज़्यादा आ रहा है। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि ये ए के अट्रैक्शन फोर्स है और ये बी के अट्रैक्शन फोर्स है। अब हमने कहा कि जो ए और बी जब आपने मिक्स किया तो जो ए और बी की अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा है या कम है उस पर डिपेंड करेगा। अब इसको आप ऐसे समझो कि अगर ए और बी की अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, किससे, ए से और ए बी से, तो अब ये ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है तो ये इसको एस्केप होने नहीं देगा, और अगर ये एस्केप नहीं होगा तो इसकी वेपर कम बनेगी, और अगर वेपर कम बनेगी तो जो प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो क्या हो जाएगा, उससे कम आएगा। ये कब था, जब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। अब मान लीजिए अट्रैक्शन फोर्स कम है, पहले जितनी अट्रैक्शन फोर्स थी उससे क्या हो गई, कम। तो पहले तो मुश्किल से वो वेपर बना रहा था, अब अट्रैक्शन फोर्स कम हो गई तो आसानी से क्या करेगा, वेपर बनाएगा, और आसानी से वेपर बनाएगा तो जो उसका वेपर प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ उससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर एस्केपिंग टेंडेंसी जो है वो ए और बी की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि ए बी का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम है। तो अट्रैक्शन फोर्स कम है मतलब वो उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है या कम अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब अट्रैक्ट कम करेगा तो एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो गई, बढ़ गई, और एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ने से जो प्रेशर आ रहा है इसका वो क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर क्या हुआ कि जो ए बी का अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा है या इंटरेक्शन ज़्यादा है, और ए बी का इंटरेक्शन ज़्यादा है तो उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, बॉन्डिंग अच्छी होगी तो उसको एस्केप नहीं होने दे रहा, उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी को क्या कर दिया इसने, डिक्रीज कर दिया। एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब सॉल्यूशन में बात हो रही है, ठीक है, सॉल्यूशन में बात हो रही है, टेंडेंसी डिक्रीज हो गई तो जो उसका प्रेशर है एक्सपेक्टेड वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि जो ए का प्रेशर है वो क्या आ रहा है, P0 A एक्स ए से कम आ रहा है, और जो बी का आ रहा है वो क्या आ रहा है, P0 B एक्स बी से क्या आ रहा है, कम। तो हमने क्या देखा कि एक्चुअल में ये हो क्यों रहा है, ये हो रहा है इंटरेक्शन फोर्स की वजह से। अगर इंटरेक्शन फोर्स सेम है दोनों का तो सॉल्यूशन में भी सेम आ रहा है, यहाँ पर भी सेम आ रहा है, तो तीनों का सेम हो गया, तो तीनों का सेम हो गया तो आइडियल सॉल्यूशन। अगर ए बी का अट्रैक्शन फोर्स या इंटरेक्शन फोर्स जो है या इंटरेक्शन जो है वो वीक है, किससे, ए और बी से, तो वीक है, इसका मतलब उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, उसका प्रेशर ज़्यादा आएगा। और अगर इंटरेक्शन फोर्स ज़्यादा है तो यहाँ पर ए और बी से उसका इंटरेक्शन फोर्स ज़्यादा है, एस्केपिंग टेंडेंसी हो जाएगी कम, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो ये हमने डिफरेंस डिस्कस करे,
अब देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा उस पर क्वेश्चन ये आता है कि आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, ठीक है। वो हमने देख ली तीनों कंडीशन, डेल एच मिक्स, डेल वी मिक्स और राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड काफ़ी सारे थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आते हैं कि भाई ये किससे रिलेटेड है या कि ये कौन सा लॉ है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि जो वेपर प्रेशर है राउल्ट्स लॉ उससे रिलेटेड है, और ये जो राउल्ट्स लॉ डिटेल जो है वो मैंने आपको बता दी। अब लास्ट में जो मेन क्वेश्चन बचता है वो आता है एग्जाम्पल का। तो एग्जाम्पल जो है देखिए यहाँ पर कंसेप्ट ज़्यादा काम नहीं करेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका काम है कि आप उसको याद करें। देखिए एग्जाम्पल क्या आता है कि क्वेश्चन आता है कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल क्या क्या है या कौन से सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है या हम कहें वेरी डाइल्यूट जो सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, और जो कंसंट्रेटेड होंगे वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, नॉन आइडियल की तरह। अब इसके बाद जो कॉम्बिनेशन है ये पूछते हैं एग्जाम में कि जैसे क्वेश्चन क्या आएगा कि बेंजीन प्लस टोलुइन किसकी तरह बिहेव करेगा, आइडियल सॉल्यूशन की तरह, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन या नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम है उसमें पूछा जा चुका है बेंजीन प्लस टोलुइन का सॉल्यूशन जो है उसकी नेचर क्या होगी। तो ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। अब बाकी जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, चाहे एन हेक्सेन हो, एन हेप्टेन हो, इसके बाद क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो है वो कॉमन ये है कि आइडियल सॉल्यूशन की अगर आप बात कर रहे हो तो जो सॉल्यूशन आप ले रहे हो दो, या जो दो लिक्विड कंपोनेंट ले रहे हो, दोनों की नेचर लगभग सेम होगी। तो सेम होने की वजह से जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो लगभग बराबर होता है। तो जैसे हमने कहा बेंजीन टोलुइन लगभग एक जैसे हैं, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ये सारे के सारे लगभग मिलते जुलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन की, तो पॉजिटिव डेविएशन जो है वो है आपके एसीटोन और इथेनॉल। यहाँ पर वो वाले कॉम्बिनेशन आएंगे जिनमें इंट्रैक्शन कम है, ठीक है। तो एसीटोन इथेनॉल हो गया, इसके अलावा एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, वाटर मिथेनॉल हो गया, वाटर इथेनॉल हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड टोलुइन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म हो गया, एसीटोन बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड मिथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन इथेनॉल। तो देखिए यहाँ पर एसीटोन और इथेनॉल ये आप ध्यान रखना, ठीक है, कॉमन है। बाकी तो देखिए लगभग सब एग्जाम्पल आपको याद करने ही करने हैं। इसके बाद नेगेटिव डेविएशन वो है जिनमें आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर लगभग आप कह सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी आता है। तो पहला है एसीटोन एनिलीन, दूसरा है एसीटोन क्लोरोफॉर्म, ये आपके एक दो बार पूछा जा चुका है, ठीक है। बाकी देखिए ऐसा नहीं है कि जो पूछे जा चुके हैं वो बार बार पूछे, दूसरा कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको एग्जाम्पल सारे याद करने, ठीक है। एग्जाम में मान लीजिए वाटर इथेनॉल आ गया, अब आपको याद नहीं है तो एक क्वेश्चन आपका चले जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मीथेनॉल एसिटिक एसिड, वाटर HNO3, क्लोरोफॉर्म डाईइथाइल ईथर, वाटर HCl, एसिटिक एसिड pyridine। अब देखिए ये एसिड है, ये बेस से इंट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। एक H+ देगा, एक H+ लेगा, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। तो ये आपके जो एग्जाम्पल है ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया इसमें ये पूछा जा चुका है, इसमें ये पूछा जा चुका है, इसमें ये पूछा जा चुका है, और भी पूछे जा चुके होंगे। तो यहाँ पर ये आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। इसके बाद देखिए लास्ट में मैंने एक डायग्राम बना रखा है। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि भाई राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, वही चीज़ दे रखी है। ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो ये डायग्राम तो हमने पढ़ ही लिया। इसके बाद हमने क्या कहा, पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जो प्रेशर आ रहा है एक्सपेक्टेड वो राउट लॉ से क्या आ रहा है, ज़्यादा। तो ये डॉटेड लाइन जो है राउट लॉ को बता रही है कि राउट लॉ होता तो ऐसे होना चाहिए था, और ज़्यादा आ रहा है तो ये जो प्रेशर का जो कर्व है एक्चुअल में वो उससे क्या है, ऊपर है। सिमिलरली जो सिंगल कंपोनेंट है उनके लिए भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा आने का कारण क्या है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट है ए और बी उनके बीच में इंट्रैक्शन फोर्स कम है, तो उससे एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो गई, सॉल्यूशन में उनकी ज़्यादा हो गई। सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन है, इंट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो जो एक्सपेक्टेड है प्रेशर उससे क्या आएगा, कम। तो देखिए यहाँ पर डॉटेड लाइन है तो उससे क्या आ रहा है, कम। चाहे आप ओवरऑल प्रेशर लो या चाहे आप सिंगल कंपोनेंट की बात करो, ओवरऑल प्रेशर क्या आ रहा है, कम। तो देखिए डायग्राम जो है मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। आज का वीडियो जो है थोड़ा लेंदी हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।